जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क आपके लिए इस वक्त सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के न्यूज 18 इंडिया ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। मास्क आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा और खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा पर लोगों से बदसलूकी का आरोप लगा है। कोरोना की वजह से जिले में लॉकडाउन लगा है, लेकिन जरूरी सेवाओं को इसमें छूट है। और आरोप यह है कि डीएम ने लॉकडाउन के समय घर से बाहर निकलने वाले लोगों की पिटाई की। आरोप है कि लॉकडाउन के समय एक लड़का दवाई का पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर जाने को निकला। इसी बीच जिला अधिकारी खुद दलबल के साथ लॉकडाउन का मुआयना करने निकले और सड़कों पर लोगों को आता जाता देख वो बिफर पड़े। उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी। उन्होंने अपने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों से कहकर पहले उस लड़के को रुकवाया और उसे एक चांटा रसीद कर दिया। इस बीच वो लड़का दवाई की पर्ची भी दिखाता रहा, लेकिन कलेक्टर ने उसकी एक न सुनी और उसका मोबाइल छीनकर उसे सड़क पर पटक दिया। डीएम को शक था कि लड़का उनका वीडियो बना रहा है, जबकि लड़का सफाई देता रहा कि दवाइयां लेने जा रहा है। कलेक्टर रणवीर शर्मा का इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने अपने साथ चल रहे पुलिस वालों को लाठी लाकर उसे पीटने का आदेश दे दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी अपने साहब के आदेश का पालन करते हुए लड़के पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। बताया गया कि वो लड़का दवाई लेने मेडिकल स्टोर के लिए निकला था। इसी बीच जिलाधिकारी रणवीर शर्मा ने उसे रुकवा दिया। इसके लिए उसने दवाई की पर्ची भी दिखाई, लेकिन कलेक्टर ने उसे चांटा रसीद कर दिया और अपने सुरक्षा कर्मियों से कहकर डंडे भी बरसवाए, जिसका वीडियो वायरल है। कौन सा टेस्ट कराने का था? ऐसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये है। देख रहे हो भगवान की कसम टेस्ट करा के गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया। वो भैया कहाँ गए? वो भैया मोबाइल में देख लीजिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री पीएस सिंहदेव। सर, जो सूरजपुर के डीएम ने हरकत की है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये आपत्तिजनक है और प्रजातंत्र में इस प्रकार की व्यवहार स्वीकार नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी से इस बाबत बात करूंगा। जी, क्या कार्रवाई होगी डीएम पर? अब ये तो प्रशासनिक मामला है, वो देखेंगे। लेकिन सिंहदेव जी, जिस तरीके से लॉकडाउन है और ऐसे समय में एक जिलाधिकारी जिन पर पूरे इलाके की जिम्मेदारी होती है, वो इस तरह की हरकत करते हैं, मर्यादा ही भूल जाते हैं। जी, इसीलिए मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा और वो कलेक्टर के संदर्भ में जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि उन्होंने माफी तो मांग ली है। जब मामला मीडिया में आया तो क्या सिर्फ माफी काफी है? ऐसा क्या लगता है आपको कि क्यों वो आपा खो गए? अब ये हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, लेकिन माफी मांगी है, मेरे को उसकी जानकारी नहीं थी, तो ये पहला उचित कदम है। लेकिन अवश्य चीफ सेक्रेटरी से मैं बात करूंगा। जी, लेकिन सर, जो हम वीडियो लगातार दिखा रहे हैं उसमें एक शख्स दवा की पर्ची उसके हाथ में होती है, वो उनका मोबाइल तोड़ देते हैं, ऊपर से अब पुलिस वालों को कहते हैं कि उन पर डंडे बरसाइए। ये किस तरह का व्यवहार है? ये अमानवीय व्यवहार है, ये स्वीकार नहीं है। तो हम क्या ये उम्मीद करें, क्योंकि अब जब मामला मीडिया में आ गया है, जब वीडियो वायरल हो गया है और उसके बाद ही उनका माफीनामा आया है, तो फिर कार्रवाई कब तक होगी? देखिए, ये प्रशासनिक मामले हैं, मैं केवल एक मंत्री हूँ। मैं डायरेक्ट कलेक्टर के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। मैं इसीलिए कहा कि उनके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिनके अधीन वो काम करते हैं, उनसे मैं इस बाबत बात करूँ।
जी बिल्कुल, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप मुख्य सचिव से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी है। लेकिन जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कलेक्टर की सामने आई है वो तो बेहद शर्मनाक है। जी कोई भी शिकायत होती है, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डीएम, उनके पास लोग शिकायत लेकर के जाते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि वो समाधान निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर तो डीएम साहब ही लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। सिंहदेव जी, जी मैंने आपको बताया, आप जी वही जो सवाल तमाम बार-बार जिले कर के रही हैं। जो डीएम होते हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? और हर प्रशासनिक अधिकारी ये काम कैसे करना चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए, भी उसका जरूर हिस्सा होगा। और मैं नहीं समझता कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती हो कि वो ऐसा व्यवहार नागरिकों से करें। ठीक है जी, सिंहदेव जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार में ये मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये शर्मनाक है और वो इस बाबत मुख्य सचिव से बातचीत करेंगे जो डीएम ने बर्ताव किया है। आदित्य राय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, बहुत बेहद शर्मनाक है, डीएम ने माफी तो मांग ली है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस कृत्य के लिए क्या सिर्फ माफी काफी है? जी बिल्कुल जसप्रीत, इस कृत्य के लिए माफी बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि ये माफीनामा डीएम का उस वक्त आया जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहा और ट्विटर पर करीब 40,000 से ज्यादा बार ये शेयर किया गया। कल रात में ट्विटर पर ये लगातार ट्रेंड कर रहा था, लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा था। उसके बाद डीएम का माफीनामा आया है। जब सारे मीडिया हाउसेस के पास ये वीडियो पहुंच गया, लोग उनको फोन करने लगे, और जब बार बार मीडिया हाउसेस के लोगों के फोन उनको जाने लगे कि आपका ये वीडियो वायरल हो रहा है, आपने इस तरीके से लड़के की पिटाई क्यों की, जब ये सवाल पूछा गया उसके बाद देर रात डीएम का माफीनामा आया है। उसमें भी अगर घटनाक्रम हम लोग को पूरा देखे तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक डीएम जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो एक लड़का, जिस लड़के की उन्होंने पिटाई की, वो लड़का उनकी तरफ जाता है, वो उनको एक पर्ची दिखाता है। डीएम उसे तभी धुतकार देते हैं कि पीछे सरकिए और थोड़ा दूर होकर बात करिए। उसके बाद डीएम अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। उतने में उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो वापस लड़के के पास आते हैं और लड़के को कुछ कहते हैं, और लड़का आगे बढ़ता है, उन्हें एक पर्ची थमाने की कोशिश करता है, लेकिन डीएम वो पर्ची न लेते हुए लड़के के हाथ से मोबाइल ले लेते हैं। उसका मोबाइल देखकर जमीन पर जोरदार तरीके से पटक देते हैं, जिसमें मोबाइल पूरी तरीके से टूट जाता है, और उसके बाद एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के को रसीद किया जाता है। यही नहीं तो आसपास जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इस लड़के को मारो, इस पर एफआईआर करो। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, और उसके बाद डीएम सफाई ये देते हैं कि ये लड़का तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए अपने मित्र के साथ आ रहा था। जब डीएम ने उसको रोका तो वो रुक नहीं रहा था, उसे जबरदस्ती रोका गया। लेकिन इस तरीके का घटनाक्रम कहीं भी इस पूरे वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो वीडियो कुछ और ही बता रहे हैं। आदित्य बने रहिए, आप हम आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ के डीएम रणवीर शर्मा की बदसलूकी का वो वायरल वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें वो एक लड़के को दवा की पर्ची दिखाने के बावजूद पिटाई कर रही है। लड़का मोबाइल फोन में भी डॉक्टर की पर्ची को दिखाता है, इसके बावजूद डीएम उस पर भड़क जाते हैं, उसका मोबाइल सड़क पर पटक देते हैं। कौन सा टेस्ट कराने का था? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट करा के गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? सरकार की फोटो दिखा रहा हूँ, भगवान क्या एफआईआर कर रहे हैं? भगवान की कसम है, रिकॉर्ड किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? वो भैया मोबाइल में देख लीजिए। आदित्य, डीएम ने माफी मांग ली है, और जब हमने टीएस सिंहदेव से बात की उन्होंने कहा कि वो मुख्य सचिव से बात करेंगे, लेकिन जो हम वीडियो को देख रहे हैं बेहद शर्मनाक है। आप जरा बताइए कि क्या ये पता चल पाया है कि जो डीएम है सूरजपुर के, इनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? क्या वो समय समय पर ऐसे ही आपाक होते रहते हैं? जी देखिए, इससे पहले भी डीएम की कई शिकायतें जो है
वो सामने आ चुकी है। 2015 में भी उनको जो है कि कुछ एक मामले में उन पर कार्रवाई की गई थी। तो स्पेसिफिक जो है कि डीएम जो है कि वो कई बार विवादों में रहे हैं और ये पहला मसला नहीं है। इसके अलावा कल जिस लड़के की पिटाई की गई वो अकेले जो लड़का जिसको डीएम ने मारा, जो दवाई लेने जा रहा था, उस अकेले लड़के की पिटाई नहीं की गई है। पूरे वीडियो में ऐसे कई जगह है जहां पर डीएम जो है कि अपने बंदोबस्त अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ चौराहों पर पहुंचे और जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो लोग दवाइयां लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान निकल रहे थे, डीएम ने सुरक्षा कर्मियों को कहकर उनकी पिटाई करवाई। तो ये अकेला मामला नहीं है। अगर अकेला मामला होता तो समझ में आता, लेकिन वीडियो में कई ऐसे लोग हैं जिनको रोककर डीएम ने सुरक्षा कर्मियों को डंडों से उनकी पिटाई करवाई और सारे लोगों के हाथ में दवाओं की पर्चियां थी। वो डीएम को दिखाते रहे, उनसे कहते रहिए कि देखिए हमारे हाथों में दवा की पर्चियां है, हम दवा लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डीएम साहब ने लोगों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए जसप्रीत। तो ये इन सारी चीजों की वजह से डीएम साहब कुछ सवालों के घेरे में हैं। ठीक है आदित्य, बने रहिए। दरअसल दूसरे लोगों के साथ जो बदसलूकी की गई उसका भी वीडियो हम दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा ने लड़की के साथ ही बदसलूकी नहीं की, बल्कि ऐसे लोगों को भी पीटने के आदेश दे दिए जो कोरोना में ड्यूटी करने जा रहे थे। पहले ऐसे लोगों को डीएम ने पुलिस वालों को आदेश देकर रुकवाया और उन्हें पीटने के निर्देश दिए। इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सफाई दी, अपना पहचान पत्र और कोविड में ड्यूटी का आदेश दिखाया, जिसके बाद ही वो वहां से जा सके। ड्यूटी लगा है मेरा कोविड में। ड्यूटी लगा है मेरा कोविड में। आरोप है कि जिलाधिकारी रणवीर शर्मा ने जो भी वहां से निकला उसके साथ ऐसा सलूक किया कि वो जैसे कोई जुर्म करके आया है। लॉकडाउन तोड़ने पर रणवीर शर्मा ने कुछ लोगों को तो मौके पर ही पुलिस वालों से पिटाई करवाई। इसमें कई लोग ऐसे भी थे जिनमें डीएम ने जिनसे उठक बैठक भी लगवाई। हालांकि कुछ लोग सिर्फ जुर्माना देकर ही छूट गए। आदित्य, ये जो वीडियो सामने आए हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। डीएम जिनके ऊपर पूरे इलाके की जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनका जो बर्ताव है, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। जी बिल्कुल, ये बेहद ही शर्मनाक वाकया है और ये गुंडागर्दी है एक तरीके से डीएम की। डीएम आप उस पूरे जिले के पालनकर्ता होते हैं, आप पर जिम्मेदारी होती है उस पूरे जिले को चलाने की। इसी वजह से प्रशासन ने आपको वहां पर भेजा है। आप एक आईएएस अधिकारी है, एक विशेष आपकी प्रशासनिक इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है, पूरी इसकी शिक्षा आपको दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का जो आपका आचरण है और लोगों पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लोगों पर डंडा चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लोग जो है कि लोगों की इस तरीके से पिटाई करवाना, अगर समझ में आता है कि लोग अगर किसी बेवजह घर से बाहर निकले हैं, किसी ऐसी चीज के लिए बाहर निकले हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन दवाओं जैसी चीज लोग गड़गड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि वो अपने परिजनों के लिए दवाइयां लेने निकले हैं और ऐसी परिस्थिति के बावजूद आप एक डीएम होने के बावजूद आप दवा लेने लोगों पर डंडे बरसाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो आचरण है वो ठीक नहीं है। लोग जो है कि लोग इसके बाद यानी सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, तो डीएम बिल्कुल आदित्य, यही कारण है कि जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद माफीनामा आता है डीएम का। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ माफीनामा काफी है? वीडियो वायरल होने के बाद सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा सामने आए और अपने किए पर माफी मांगी। उन्होंने दावा किया कि लड़के के पास दवा की पर्ची नहीं थी और उसने गाड़ी नहीं रोकी। जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कतई ये आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर
जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें डीएम रणवीर शर्मा सड़क पर निकले लोगों से काफी सख्ती से पेश आते दिखाई दिए। आरोप है कि उन्होंने जरूरी काम या फिर दवा लेने के लिए निकले लोगों पर भी कार्रवाई की। कोरोना के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी 31 मई तक कर्फ्यू लगा है और इसका कड़ाई से पालन करवाने के लिए सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने पहले लोगों से घरों से बाहर निकलने की वजह पूछी, फिर बीच रास्ते पर ही सजा देते दिखाई दिए। आरोप है कि जो लोग जांच करवाकर अस्पताल से लौट रहे थे उसके साथ भी डीएम सख्ती से पेश आए। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? ऐसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर। डीएम का एक्शन यही नहीं रुका। पहले उन्होंने इस लड़के का मोबाइल फोन छीनकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, फिर उसे तमाचा भी जड़ा। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद पुलिस वालों से उस पर डंडे बरसाने का फरमान सुना दिया। उस लड़के ने उन्हें डॉक्टर की पर्ची भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि बात यही नहीं रुकी। डीएम रणवीर शर्मा कुछ और जगहों पर भी गए और वहां भी इसी तरह लोगों को बीच सड़क पर सजा देते नजर आए। और एक जगह पर तो एक अस्पताल के कर्मचारी को पूछताछ के लिए रोक लिया गया। आरोप है कि वो भी रणवीर शर्मा की कार्रवाई से बच नहीं पाया। अपने साहब का फरमान सुनकर पुलिस वाले भी नहीं रुके और वो उस पर डंडे बरसाने के लिए आगे बढ़ गए। इसके अलावा कुछ जगहों पर लोगों को उनके कान पकड़वाकर उठक बैठक भी लगवाई गई। सड़क पर निकली महिलाओं से भी डीएम कड़ाई से पेश आए। यूपी के संभल में क्रिकेट खेलने पर विवाद हो गया। यूपी के संभल में क्रिकेट खेलने पर हुए विवाद में कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि इस लड़ाई में जमकर डंडे चले, साथ ही फायरिंग भी हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल को इलाके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आए हैं और एक आदमी की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। राज्य में एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक दिन में 9631 लोग ठीक भी हुए हैं। देश अभी कोरोना से उबरने की जंग लड़ रहा है। इस बीच ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने लोगों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश के 10 राज्यों में ब्लैक फंगस के 7000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। आलम यह हो चुका है कि हालात को भांपते हुए देश के कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस की चुनौती। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस का हमला। देश पर छाया काली मौत का साया। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत कितनी बड़ी होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपने प्रसार का दायरा भी बढ़ाने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां ब्लैक फंगस के 7200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की
अब तक इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस देश में कोरोना की खतरनाक महामारी के बीच ब्लैक फंगस के प्रसार ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही जल्द ब्लैक फंगस ने देश के 10 से भी ज्यादा राज्यों को अपने शिकंजे में ले लिया है। ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने जिन राज्यों में अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं, उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जिन राज्यों में इस बीमारी ने तेजी के साथ अपने पांव पसारे हैं, उन राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। यूपी 8वां राज्य है जहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को और उत्तर प्रदेश ने भी कल इस महामारी एक्ट के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक गंभीर बीमारी में अधिसूचित कर दिया है। जब आप इसको अधिसूचित करते हैं तो इससे संबंधित जो दवाइयां हैं पूरे देश में, अगर उसमें शॉर्ट सप्लाई होता है तो उसको केंद्र सरकार उसके पूरे उत्पादन अपने अंदर ले लेती है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्लैक फंगस का खतरा साफ महसूस किया जा सकता है। यहाँ ब्लैक फंगस के अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि यहाँ एक ही निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। अभी तक मेरे पास 25 मामले आ चुके हैं। 25 में से एक मरीज जिसका नाम राजा राम था, सियानी का रहने वाला था, उसको मैंने ऑपरेट किया था। आगे से आँख तक पहुंचा हुआ था फंगस और उसके ब्रेन तक गया हुआ था। उसमें इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन आइडियली लगना चाहिए था, जो उस मरीज को अवेलेबल नहीं हुआ और उसके कारण हमें उस मरीज को खोना पड़ा। उधर गौतम बुद्ध नगर में भी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपनी दस्तक दे चुकी है। यहाँ अब तक ब्लैक फंगस के 20 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बीमारी से लड़ने वाली दवाओं की किल्लत को दूर कर लिया गया है। ब्लैक फंगस के भी हमारे यहाँ 21 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं और अभी ऐसी कोई डेथ नहीं हुई ब्लैक फंगस से, जो कि निश्चित रूप से ब्लैक फंगस से हुई हो। हमारे पास सरकार ने दवाई प्रोवाइड करा दी है मेरठ में और हमने डॉक्टर चंदन को ऑथराइज कर दिया है। आगरा में भी ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहां अब तक ब्लैक फंगस के 7 मरीज सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 44 बेड तैयार कर लिए गए हैं। कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस की दस्तक हो गई है और आगरा में 7 मरीज ब्लैक फंगस के पाए जा चुके हैं अब तक, जिनमें 3 की हालत गंभीर है और 1 मरीज का ऑपरेशन किया जा चुका है, सफल ऑपरेशन। तो जो तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से और मेडिकल कॉलेज की तरफ से, तो इस कोविड हॉस्पिटल में 20 बेड बनाए गए हैं ब्लैक फंगस मरीजों के लिए। इसके अलावा ईएनटी डिपार्टमेंट जो है उसमें 20 बेड है। साथ ही साथ मेडिसिन वार्ड जो है वहाँ भी 4 बेड तैयार कर दिए गए हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। कि अपने डायबिटिक और ब्लड कंट्रोल, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में रखें और अगर कोई भी सिम्टम्स आता है सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन ही इसका है, इसलिए तुरंत अपने को एडमिट करा लें ताकि आपका इलाज शुरू हो जाए। जो आईएमए हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम लोगों ने और अपने एसएन मेडिकल और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्लीननेस के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है ताकि कोई भी फंगस जो है जो हमारा आईसीयू बेड्स है वहां से फैले ना, इसकी हमारी तैयारी की जा रही है। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ इस बीमारी के अब तक 700 केस दर्ज किए जा चुके हैं। यही वजह है कि अब सरकार इस बीमारी के मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे की तैयारी कर रही है। साथ ही राज्य के 9 सरकारी अस्पतालों और 11 निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज को मंजूरी दे दी गई है। ब्लैक फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है।
अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। चंडीगढ़ में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। यहाँ पीजीआई में भर्ती 21 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि दवाओं और इंजेक्शन की किल्लत ने परेशानियों को और बड़ा कर दिया है। सब जगह से ही ज्यादा केस, मतलब ये नहीं है पंजाब की आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, इवन हिमाचल से भी आने लग गए। सो ये बीमारी जो है सभी जगह। उधर हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज मिल चुके हैं। मुश्किल इस बात की है कि जींद अस्पताल में भर्ती मरीजों को इस बीमारी का इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। दवा और डॉक्टर के अभाव में मरीजों को रोहतक रेफर किया जा रहा है। फिलहाल हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की, तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक इसके साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कोरोना की ही तरह ब्लैक फंगस का भी सबसे भीषण कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इनमें करीब 90 मरीजों की मौत के बाद सरकार टास्क फोर्स बनाने को मजबूर हो गई है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज मिले हैं, जबकि मुंबई में 160 और नासिक में 166 मरीज मिले हैं। नासिक में ब्लैक फंगस की चपेट में आने से 8 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसलिए सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। ब्लैक फंगस के जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं हमारा सरकार इसको? ये कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है, और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करे, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है, और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। जाहिर है कोरोना काल के बीच इस नई आफत ने मुसीबतों की खाई को और चौड़ा कर दिया है। यही वजह है कि राज्य सरकारें जहां एहतियात बरत रही हैं, वहीं लोगों को भी इस बात की हिदायत दी जा रही है कि कोरोना की ही तरह ब्लैक फंगस के मामले में भी लापरवाही बरतना घातक साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक कदम और बढ़ाते हुए निजी और सरकारी ऑफिसों में इसकी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक सरकारी और निजी ऑफिस में कर्मचारियों के साथ उसके परिवार वालों को भी टीका लग सकेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए कंपनियां अस्पतालों के जरिए सीधे दवा कंपनियों से वैक्सीन खरीद पाएंगी। यूपी में कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने अब 31 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस बीच यूपी सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल संबंधी काम के अलावा आवश्यक अनिवार्य सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का दावा किया कि वो कोरोना को काबू करने के हालात में पहुंच गए हैं, लिहाजा प्रदेश में 1 जून से अनलॉक शुरू किया जाएगा। आंकड़ों का हवाला देते हुए शिवराज सिंह ने बताया कि एमपी में पॉजिटिविटी रेट अब 5% से नीचे है और रिकवरी रेट 90% से ऊपर हो गया है। अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। देश के अलग अलग राज्यों में बच्चों में मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS के केस आप देख ही चुके हैं। मतलब ये कि कोरोना की तीसरी लहर के डरावने वाले संकेत मिलने लगे हैं। उत्तराखंड में बीते 40 दिन के भीतर करीब 3000 बच्चे चीन के फैलाए इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर जुलाई के अंत तक हल्की पड़ने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद 6 से 8 महीने के बीच तीसरी लहर आने का अंदेशा है और आशंका यह है कि तीसरी लहर बच्चों पर
कहर बनकर टूट सकती है। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मांग पहले से हो रही है। अब आईसीएमआर और डीसीजीआई ने 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण बहुत जल्द शुरू होने वाला है। देखिए कैसे और कहां शुरू हो रहा है बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ये ट्रायल। चीन के फैलाए वायरस की दूसरी चोट से देश कराह रहा है। दूसरी बार वायरस सुनामी बनकर फैला। मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल की शुरुआत तक केरल, महाराष्ट्र और पंजाब से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में वायरस ने कोहराम मचा दिया। अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई। मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ना पड़ा। अस्पतालों में बेड नहीं मिले। हालात ऐसे बन पड़े कि बीमारी की चपेट में आए लोग असहाय हो गए। न सरकारें मदद पहुंचा पाई, न मौजूदा सिस्टम काम आ सका। दूसरी लहर से देश, राज्य की सरकारों और सिस्टम चलाने वाली मशीनरी ने यह सबक लिया है कि तैयारियों की कमी का खमियाजा देश को बुरी तरह भुगतना पड़ा। इसीलिए दूसरी लहर के खात्मे से पहले तीसरी लहर की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। महामारी में अब तक सबसे सुरक्षित रहे बच्चे। मार्च 2020 से देश में कमोबेश ही स्कूल खुले होंगे। देश के बच्चों को वायरस से बचाने का यही एकमात्र रास्ता है कि उन्हें घर में बंद रखा जाए। लेकिन दूसरी लहर में वायरस ने जिस घातक रफ्तार से लोगों को शिकार बनाया है, उससे देश डरा हुआ है। अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर जुलाई के अंत तक धीमा पड़ जाएगा, जो राहत वाली बात है। लेकिन अगले 6 से 8 महीने के भीतर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तीसरी लहर को लेकर अभी से सचेत हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना की तीसरी लहर पर तैयारियों के लिए आगाह किया। इस बात की चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। दूसरी लहर के दौरान ही बच्चों के बीच कोरोना का संक्रमण फैलने के मामले सामने आने लगे हैं। लेकिन जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है, अगर वैसा हुआ तो हालात भयावह हो सकते हैं। कोरोना से बचाव का कारगर तरीका मास्क पहनना और हाथ साफ रखना है, लेकिन उससे बचाव का अचूक तरीका है वैक्सीन। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग पहले से ही हो रही है। अब राहत की बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। थर्ड वेव में मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये एक प्रेडिक्शन है। होता नहीं होता वो मालूम नहीं, पर प्रेडिक्शन जो लास्ट टाइम किया था कि अडल्ट्स में ज़्यादा आएगा सेकेंड वेव में, वो सही निकला। इसलिए अपने को ये प्रेडिक्शन को सच मानना चाहिए। उसी का एक भाग है ये वैक्सीनेशन। इसी मुद्दे को लेके भारत बायोटेक, नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर, ये तीनों ने मिलके विथ गवर्नमेंट ये स्टडी आयोजित की है, जिसको बोलेंगे फेज 2 फेज 3 का फर्स्ट पार्ट। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने ही
बच्चों की वैक्सीन भी बनाई है। अब माता पिता की सहमति से बच्चों पर ट्रायल करके ये देखा जाएगा कि वैक्सीन कितनी असरदार है। इस वैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर किया जाएगा। 2 से 18 साल तक के बच्चे, जो कि बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप रहता है 0 to 18 ईयर, पर इसमें से 2 साल के अंदर के बच्चों को होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए 2 years to 18 years का ग्रुप सिलेक्ट किया है। इसमें 3 ग्रुप होने वाले। फर्स्ट ग्रुप 2 से 6 साल तक का है, दूसरा ग्रुप जो है 6 से 12 साल तक का है और तीसरा ग्रुप है 12 से 18 साल का। ऐसे स्टडी पर्पज से 3 ग्रुप तैयार किए हैं। हर ग्रुप में 175 बच्चे ऑल ओवर इंडिया, ऐसे टोटल तीनों ग्रुप के मिलके 525 बच्चे लिए जाएंगे। 2 से 18 साल के बच्चों पर कुल 3 चरण में वैक्सीन का ट्रायल पूरा होगा। फिलहाल इस ट्रायल के लिए 4 सेंटर चुने गए हैं। ये सेंटर हैं एम्स दिल्ली, इसके बाद है एम्स पटना, तीसरा सेंटर है दक्षिण में नीलोफर अस्पताल हैदराबाद और चौथा है मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर। ट्रायल से पहले बच्चों के खून की जांच की जाएगी। जांच नतीजे डॉक्टरों के मुताबिक आने पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। स्टडी के लिए अगर पात्र है तो वो स्टडी में लिए जाएंगे और उनको फर्स्ट डोज दिया जाएगा। जिस दिन फर्स्ट डोज दी जाएगा, सपोज 1 तारीख को फर्स्ट डोज दिया तो दूसरा डोज 28 तारीख को या उसके 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बाद में, यानी 28 से 30 दिन तक दूसरा डोज दिया जाएगा। और बाकी फिर ब्लड सैंपल्स वगैरह लेके इसका पूरा स्टडी होगा। और इसमें जो जैसे वैक्सीन इज ऑलवेज एंटीजन, तो ये वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज कितना डेवलप होता है, क्या होता है, ये देख के ये स्टडी के रिजल्ट दिए जाएंगे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फिलहाल 18 साल से ऊपर वाले लोगों को दी जा रही है। इसके ट्रायल और नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि भारत बायोटेक की बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन भी कारगर साबित हो सकती है। इस महीने के अंत तक बच्चों की कोरोना वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल सभी 4 सेंटरों पर शुरू किया जा सकता है। इस वैक्सीन का ट्रायल 3 चरणों के बाद पूरा होगा। पहले चरण से तीसरे चरण तक के नतीजों का अध्ययन करने में कुल 208 दिन का समय लगेगा। अगर ट्रायल सुरक्षित रहता है तो DCGI और ICMR की तरफ से वैक्सीन को हरी झंडी दे दी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन को बाजार में आने में 1 साल लग सकता है। ट्रायल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 1 साल बाद बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। पूरी प्रक्रिया में टोटल 208 दिन का समय है पूरा। अभी इसका DCGI से अप्रूवल आ गया कि ये वैक्सीन का स्टडी कर सकते हैं। तो अभी लोकल इथिकल कमेटी जो मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट में हमारे लोकल इथिकल कमेटी है, वो इथिकल कमेटी का अभी एक मीटिंग हो गया है। कमेटी इसको अप्रूव करती है तो हम लोगों को वैक्सीन ट्रायल चालू करने में कोई हरकत नहीं। हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। वैक्सीन अगर कोरोना के खिलाफ काम करती है और बच्चों पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो करीब 8 महीने में इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाएगा। इसके बाद वैक्सीन बड़े पैमाने पर बनाकर उसे बच्चों को लगाने के लिए अस्पतालों तक भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मई-जून 2022 तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन वैक्सीन आने तक कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें।